हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पीपल एज अ रिसोर्स का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट। सो लेट्स स्टार्ट इट। शाकाल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स चिल्ड्रन एंड हेल्प्ड हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। तो जो शाकाल की मम्मी होती हैं शीला, वो घर के काम करती हैं, अपने बच्चों की देखभाल करती हैं और अपने पति बूटा की हेल्प करती हैं खेतों में। शाकाल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। तो शाकाल की जो भाई और बहन हैं जीतू और सीतू, वो अपना सारा टाइम खेलने में निकालते हैं। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? इफ़ नॉट वाई? तो क्या आप जीतू, सीतू या शाकाल की मम्मी को अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find job। तो अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? जब जिस इंसान को बाहर जाकर काम करना है, पैसे कमाने हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी है और उसे 10,000 रुपये महीना की जॉब करनी है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान अनएम्प्लॉयड है। शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। तो जो शीला हैं शाकाल की मम्मी, उन्हें बाहर जाकर काम नहीं करना। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्कफोर्स पॉपुलेशन। और जो जीतू और सीतू हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और वर्कफोर्स में काउंट नहीं हो सकते। वर्कफोर्स यानी कि एक रिसोर्स में काउंट नहीं हो सकते। नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। अब ना तो जीतू, ना सीतू, ना शीला, इनमें से कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता किसी को भी। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। शाकाल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन द एज ग्रुप, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो जो एज होती है ना काम करने की, वो होती है 15 से लेकर 59 ईयर्स तक। यानी कि जो बच्चा 15 साल से ऊपर है वो, और जो इंसान 59 ईयर्स से कम का है वो ही लोग काम कर सकते हैं और वही वर्कफोर्स में इंक्लूड होते हैं। Shakal's mother Sheila works for the family. She is not willing to work outside her domestic domain for payment. She too cannot be called unemployed. तो जो शाकाल की मम्मी है शीला, वो काम ही नहीं करना चाहती बाहर जाकर। वो चाहती हैं कि वो अपने घर का ही काम करें। तो इस केस में क्या होता है, वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जा सकती। शाकाल्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। और जो शाकाल के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते क्योंकि वो 59 ईयर्स से ऊपर है उनकी एज। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों में ही है। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो अब चाहे हमारी कंट्री में चाहे गांव हो या शहर हो या कोई छोटा सा टाउन भी हो, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो हर जगह ही मिलती है। मेनली दो तरीके से कैटेगराइज होती है अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल और डिस्गाइज्ड। अर्बन एरियाज़ हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और जो शहरों में जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो ज़्यादातर पढ़े लिखे होते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जब एक साल में से कुछ महीने के लिए तो कोई इंसान जॉब करे लेकिन कुछ महीनों में उसे जॉब ना मिले। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। दे आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग और थ्रेशिंग इज डन। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ज़्यादातर ये केस किस में होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वाला, खेती वाले एरिए में। जैसे जब हार्वेस्टिंग होती है, वीडिंग होती है, तब लोगों के पास बहुत काम होता है, लेकिन इसके बाद लोगों के पास 2-3 महीने के लिए कोई काम नहीं होता, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर्स टू बी एम्प्लॉयड। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। दिस यूजुअली हैपन अमंग फैमिली मेम्बर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें ऐसा तो लगेगा देखने में कि लोग एम्प्लॉयड हैं, यानी कि लोग जितने भी हैं वो काम कर रहे हैं। वो ज़्यादातर कहाँ होता है, जहाँ पर पूरी फैमिली, जैसे फैमिली में 4 लोग हैं और चारों के चारों एग्रीकल्चर में डिपेंड हैं और सारे ही खेतों में काम कर रहे हैं। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेजेस 8 पीपल। अब काम में तो ज़रूरत पड़ रही है हमें सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों की, लेकिन फिर भी
8 लोग उसमें काम कर रही हैं। 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, उनमें से जो 3 बचे हैं आदमी, 5 चाहिए, 8 हो रहे हैं, 3 आदमी एक्स्ट्रा हैं। These 3 people also work in the same plot as others. अब ये जो 3 आदमी हैं ये तो एक्स्ट्रा हैं लेकिन फिर भी काम कर रही हैं। The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. अब जो ये 3 लोग हैं इनका जो contribution है वो 5 के बराबर नहीं गिना जा सकता। If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. अगर हम उन तीनों आदमी को हटा देते हैं तो क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं घटेगी। क्यों? क्योंकि हमें तो 5 लोगों की ज़रूरत थी और इसमें 3 अब भी एक्स्ट्रा हैं, तो निकाल देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा इसके आउटपुट पर। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। तो जो 5 लोग हैं वो तो एम्प्लॉयड हैं लेकिन जो 3 लोग बचते हैं वो हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमेना। जो अर्बन एरिया है ना उसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई है। मैनी यूथ विद मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज़ आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली लेकिन फिर भी वो लोग एक जॉब नहीं ढूंढ पा रहे। अ स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज्ड faster than among matriculates. A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories who exist with shortage of manpower in other. There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is dearth of technical skills required for economic growth. Unemployment leads to wastage of manpower resources. जो unemployment है ना वो manpower resource जो लोग हैं ना उनका वेस्टेज हो रहा है। अब जैसे कोई इंसान है उसकी हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, स्किल है लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिल रही तो उसकी जो पावर है, एजुकेशन है वो सब वेस्ट ही जा रहा है। पीपल हु आर एसेट फॉर द इकोनॉमिक टर्न इनटू अ लाइबिलिटी। अब जो लोग हमारे देश के काम आ सकते हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। इससे ना होपलेसनेस बढ़ जाती है यानी कि उन लोगों को टेंशन होने लगती है क्योंकि उन्हें तो जॉब मिल ही नहीं रही। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने परिवार को चला सकें। एन एबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड ग्रीनफुल अनएम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स और टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना उससे इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है। अब ज़्यादा लोग होंगे और देश की इनकम कम होगी तो लोड भी पड़ेगा कंट्री पर। द डिपेंडेंस ऑफ द unemployed on the working population increases. The quality of life of an individual as well as society is adversely affected. When a family has to live on a bare subsistence level, that is a general decline in the health status and rising withdrawal from the school system. Hence, unemployment has detrimental impact on the overall growth of the economy. Increase in unemployment to an indicator of a depressed economy. It also wastes the resource which could have been gainfully employed. अब जो लोग हैं जो काम कर सकते हैं और वो एक एसेट बन सकते हैं वो भी वेस्ट ही हो रहा है सब। If people cannot be used as a resource, they naturally appear as liability to the economy. इसमें भी यही बात कही है। अब अगर कोई इंसान रिसोर्स की तरह यूज़ नहीं कर सकता तो वो नेचुरली ही एक लाइबिलिटी बन जाती है, एक बोझ बन जाती है हमारी कंट्री पर। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। तो हमारी जो कंट्री है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ही कम है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटेड विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड. They appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. The work that they are pursuing moreover, the employment structure is categorized by self-employment in the primary sector. The whole family contributes in the field even though everybody is really needed. अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, एक्स्ट्रा आदमी काम कर रहे हैं. सो देयर इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का वो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर. बट द एंटायर फैमिली शोज वॉट हैज़ बीन प्रोड्यूस. तो जो फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो वो सारा बढ़ जाएगा चीज़. This concept of sharing of work in the field and the produce raised reduces the hardship of unemployment in the rural sector, but does go
reduce the poverty of the family. Gradually, surplus labor from every household tends to migrate from the village in search of jobs. लेकिन जो एग्रीकल्चर की जो फील्ड है ना, उसमें भी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती है, तो लोग क्या करते हैं, गांव से शहरों की तरफ जाते हैं और जॉब ढूंढते हैं. Let us discuss about the employment scenario in three sectors mentioned earlier. Agriculture is the most labor absorbing sector of the economy. तो जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है ना, वो ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग है, यानी कि उसमें ज़्यादा लेबर की, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है. In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partially because of the disguised unemployment discussed earlier. Some of the surplus labor in agriculture has moved to either द सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर. अब जो हमारी जो एग्रीकल्चर की जो फील्ड है, जो प्राइमरी सेक्टर है, उससे लोग क्या सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है. और जो टर्शरी सेक्टर होता है उसमें बैंकिंग वगैरह आते हैं, तो उसकी तरफ लोग ज़्यादा जाने लगे हैं. इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग. अब जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग की जो सेक्टर है वो उसमें ज़्यादा लेबर लगती है. इन केस ऑफ द टर्शरी sector, various new services are now appearing like biotechnology, information technology and so on. जैसे अब जो टर्शरी सेक्टर है उसमें बहुत सारी फील्ड्स आ रही हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, AI, ऐसी बहुत सारी फील्ड्स आ रही हैं. तो अब हम लोग एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं. तो इस स्टोरी में क्या होता है कि एक गांव में बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं और हर फैमिली अपनी खेती बाड़ी कर कर अपने घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनका देखभाल कर लेती है. और जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा लेते हैं. अब एक बार क्या होता है कि एक फैमिली होती है जिसने सोचा होता है कि वो अपने बेटे को एक पढ़ाना चाह रहे हैं और उन्होंने सोचा वो उसे एग्रीकल्चर कॉलेज में डाल देंगे. तो जो लड़का है ना, जो छोटा बच्चा होता है, उसे एडमिशन मिल जाता है पास ही के एक कॉलेज में. आफ्टर सम टाइम ही बिकम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग. कुछ समय बाद क्या होता है कि वो एग्रो इंजीनियरिंग में बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड हो जाता है और गांव में वापस आता है. उसने एक बहुत ही अच्छा और अच्छे से डिज़ाइन करके एक प्लो बनाया है जिससे कि जो वीट है, जो खेती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, जो प्रोड्यूस होता है. तो अब एक न्यू जॉब बन गई है एग्रो इंजीनियर. द फैमिली इन दिस विलेज sold a surplus wheat in a nearby neighboring village. They earned good profit which them shared among themselves. तो जो लोग हैं, खेती करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा वेट या जितना भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है वो मार्केट में जाकर उसे बेच देते हैं और प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं. इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हेल्ड अ मीटिंग इन द विलेज. और उस लड़के की ऐसी सक्सेस को देखकर जितने भी गाँव के लोग होते हैं उन्होंने एक पंचायत जोड़ी. They all wanted to have a better future for their children too. अब वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का भी फ्यूचर इसी तरीके से संवर जाए और उनके बच्चे भी कुछ काम करने लगे. They requested the पंचायत to open a school in the village. तो उन्होंने पंचायत में क्या रिक्वेस्ट करी कि वो एक स्कूल खोल दें ताकि वो सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकें. They assured the पंचायत that they would all send their children to school. और उन्होंने ये इंश्योर किया कि वो रोज़ अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे. अब एक गवर्नमेंट की हेल्प से जो पंचायत है उसने एक स्कूल भी खोल दिया. एक टीचर होती है पास के टाउन से, उन्होंने उस टीचर को एम्प्लॉय कर लिया. ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. अब उस गांव के जितने भी बच्चे होते हैं सभी स्कूल जाना शुरू कर देते हैं. आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिली गिव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन टेलरिंग. अब एक फैमिली होती है जिसने अपनी बेटी को टेलरिंग में ट्रेनिंग दी होती है. She started stitching clothes for the families of the village, for everyone now wanted to buy and wear well tailored clothes. तो क्या होता है, अब जब वो टेलरिंग में उसे ट्रेनिंग मिल जाती है तो वो गांव में सभी लोगों के लिए कपड़े सिलना शुरू कर देती है. अब एक और नई जॉब बन जाती है, एक टेलर की बन जाती है जॉब. दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट. अब इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है. अब जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, अब उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा. जितने में वो मार्केट जाके अपने कपड़े ख़रीदते उतने में क्या होता, वो उस लड़की से अपने कपड़े सिलवा लेते और इतना ही टाइम अब वो अपने खेतों में लगाने लगे. अब ये प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ती जा रही थी जो ये गांव था. अब इनके पास जो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, अब इनके पास बहुत सारी जॉब हो गई हैं, जैसे कि टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर और बहुत सारी अलग अलग तरीके की जॉब्स हो जाती हैं. तो यही एक स्टोरी है एक सिंपल से विलेज की, जहाँ पर ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्ट किया गया और बच्चों को पढ़ाया लिखाया गया जिससे कि वो आगे
देश की इकोनॉमी में हेल्प कर सकें। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इसे अगली वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।